बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर बरलास। ख़ातिन हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम। हस्ब सबक हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ, अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, अमन हो, चैन हो, सुख हो और यहाँ का हर घराना सुखी हो। अली रज़ा अलवी साहब, क्या ख़बरें हैं? मज़हर बरलास साहब और नाज़रीन, हम पहले सेगमेंट में बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए जो हुकूमत काम किया है हुकूमत ने अब तक, और उसके लिए उसको लगाने की कोशिश की जा रही है। परसों चौथ उसको लगा रहे हैं और पार्लियामान में भी, और उसके पहले वज़ीर आज़म भी उसका मुआयना कर चुके हैं। उसका जायज़ा लेंगे, अपोजिशन का भी जायज़ा लेंगे कि अपोजिशन इसके ऊपर क्यों नालायक है, क्यों तनकीद कर रही है और वो इस बात पे क्यों ये कह रही है कि वो उनको ये बात काबिल कबूल नहीं है। इस बात का भी जायज़ा लेंगे। फिर अगले सेगमेंट में हम पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के जो इंतखाबात हो रहे हैं उस हवाले से बात करेंगे, और उस सेगमेंट में हमारे साथ स्काइप पर या टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी साहब, जो पीएसी के चेयरमैन भी हैं। तो उनसे बात करेंगे कि ये क्या सूरत हाल है, कुछ इल्ज़ामात हैं उनका भी जायज़ा लेंगे, उन पर बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये क्या सूरत हाल है। और आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे कि एडिशनल सेशन जज कोयटा ने वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है, और बलूचिस्तान में कुछ और भी काम हो रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की एक बड़ी लंबी चौड़ी एक तकरीब हुई थी, उसमें कुछ वज़ीर आज़म ने ओपनिंग की थी, वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई थी। शिबली फराज उस वक्त वज़ीर इत्तलात थे और उन्होंने कुछ बताया था वज़ीर आज़म को। उस वक्त क्या बात की गई थी, पहले आपको वो टुकड़ा सुनाते हैं, फिर मज़हर बरलास साहब से उसकी राय लेते हैं। एक मिनट के लिए कर मैं आपको बता दूं कि सर इस बेसिकली मशीन की क्या खासियतें हैं। नंबर वन, इज यूजर फ्रेंडली बोथ फॉर द वोटर एंड फॉर द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। दूसरी चीज़ ये है कि सर ये सिक्योर है, बिकॉज इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ना इसमें कोई इंटरनेट का कनेक्शन है और ना वाईफाई है, सो इट कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस। और तीसरी चीज़ सर ये कि ये ड्यूरिंग द पोल रिगिंग जो होती है या आफ्टर द पोल रिगिंग उसको भी एड्रेस करता है ये बेसिकली, और बाद में ऑडिट के लिए भी हेल्पफुल है। तो सर दिस इज द मशीन, दिस वुड बी द प्रिजाइडिंग ऑफिसर सिटिंग हियर। सो अली यू बी द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ये सील होगा, इसको उतारा। So presiding officer can start, stop, generate the result, enable the machine, and at any time he can check how many votes have been casted in the machine. अच्छा। So for starting the voting process, he will press start button. After that, in the presence of the polling agents, he will place the seal back and place a sticker seal so that it should be. ओके, समझ गया। ठीक है सर। फिर सर हम आएंगे, ये सर सारा एक्चुअल रियल है, दिस इज इलेक्शन कमीशन का वो है। और सर ये जो सब है ये भी इलेक्शन कमीशन का है। तो सर वी रिक्वेस्ट यू टू जस्ट अनवेल इट, सो टू से। ये सर बस दिस इज द मशीन। जी, ये आज का वाक़या है। ये आज वज़ीर आज़म ने इस के चेकअप किया और वज़ीर आज़म को आज उस पर ब्रीफिंग दी गई है शिबली फराज साहब की तरफ से, जो साइंस के उमूर को देख रहे हैं। और इससे पहले भी एक आपको पता है एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें बाबर अमान साहब और जनाब फवाद चौधरी साहब ने भी ब्रीफिंग दी थी, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन जो आज की सूरत हाल है इसके ऊपर मज़हर बरलास साहब की राय लेते हैं। पहले तो पाकिस्तान के उन नौजवान साइंसदानों को, इंजीनियर्स को मुबारक हो जी, जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। सही है, बिल्कुल सही है। उन्होंने एक ऐसी इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन तैयार की है जो ना किसी इंटरनेट की मोहताज है, ना वाईफाई की मोहताज है। और हमारे चूँकि पाकिस्तान में और GB में और कश्मीर में, बलूचिस्तान में, सिंध में, दूर दराज इलाकों में हमारे यहाँ इंटरनेट की सहूलत नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, वाईफाई की सहूलत नहीं है, तो वहाँ पे ये मशीन बहुत कारआमद होगी। और ये सिर्फ़ हमें पाकिस्तान में नहीं, हमारी वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी को दुनिया के कई मुल्कों को मुतारफ़ करवानी चाहिए ये वोटिंग मशीन। सही है कि ये ऐसी वोटिंग मशीन है जो इंटरनेट की मोहताज नहीं है, ठीक है, इस दौर में। और रिज़ल्ट उसका बहुत अच्छा है और ऑडिटेबल भी है और परेशानी भी नहीं होती, कोई चेक कर सकता है कितने वोट पड़ गए, जो भी अमला होगा वहाँ या पोलिंग एजेंट्स होंगे उनको परेशानी नहीं होगी।
अच्छा, फिर ये जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जो हमारे यहाँ एक तासर दिया जाता है या वाक़यात भी होते हैं ऐसे कि जी वो बैग लेके भाग गए, डब्बे लेके भाग गए और फलाना काम हो गया, धांधली हो गई। सही है। इसका बहुत बेहतरीन इलाज है। ये डब्बे लेके कोई नहीं भाग सकता, डब्बा लेके भाग भी जाएं तो रिज़ल्ट उधर मौजूद है, एक क्लिक पे सारा रिज़ल्ट है। इससे ये भी होगा कि ये जो सारी सारी रात हम रिज़ल्ट वाले दिन इंतज़ार करते रहते हैं नताइज आने का, इससे नताइज भी बहुत जल्दी आएंगे। ठीक है। तो ये एक कारामद चीज़ है। इसको पीर के रोज़ पार्लियामेंट में ले जाया जा रहा है, जी बिल्कुल। तजर्बाती बुनियादों पर रखा जाएगा। अपोजिशन के लोग भी इसको देखेंगे जी। और ये मेरा ख्याल है कि अगर किसी को डर खौफ ना हो या किसी ने जाली वोट ना बनवाए हों या कोई मुर्दों के वोट ना डलवाता हो तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा। हाँ, ये बड़ी कारामद चीज़। लेकिन अब तक जो सूरत हाल आई, पहले भी अब इसकी ब्रीफिंग दी गई और उस पर बाबर रहमान साहब ने ब्रीफिंग दी और फवाद साहब ने भी ब्रीफिंग दी, और उसके बाद जब हमने देखा अपोजिशन की तरफ से बड़ा शदीद रिएक्शन भी हुआ और उन्होंने उस पर ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए। जब वो ब्रीफिंग हुई थी और उस वक्त बाबर रहमान ने और फवाद चौधरी ने क्या कहा था वो सुनाते हैं। हमने उस वक्त ये जो इनिशिएटिव जो शुरू किया था आज से कुछ साल पहले शुरू हुआ था। उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने अपनी तकरीबन 36 के करीब कंडीशनैलिटीज़ दी कि जो मशीन आप बनाए उसको इन 36 शराइत पे पूरा उतरना चाहिए। ये जो हमारे बच्चे हैं, जो साइंटिस्ट हैं हमारे, इन्होंने उन सारी शराइत को मुकम्मल किया और अब ये एक प्रोटोटाइप जो है वो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले है। ये एक प्रोटोटाइप है, इसको अभी आप खूबसूरत ज़्यादा हो जा सकती है, ये चीज़ और बेहतर हो सकती है, इसकी टच स्क्रीन आप लगा सकते हैं और चीज़ें लगा सकते हैं, लेकिन बेसिक मॉडल जो है वो ये रहेगा। ये कैसे काम करती है, क्या होता है, वो आपको कुछ देर में जो है खुद बता देंगे। मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ी इब्तदाई बात कर लें, फिर मशीन की डेमोन्स्ट्रेशन दें। थैंक यू फवाद साहब। देखिए, पाकिस्तान का जो इंतखाबी निज़ाम है उसको मुस्तकिल 1977 से एक कैंसर लाहक है, लेकिन 1977 से लेके 2021 तक उस कैंसर का ना कोई मालिज सामने आया और ना ही उसके लिए किसी ने इलाज सोचा, ना ही कोई अस्पताल बनाने का फैसला किया। उसका जो अस्पताल है जहां उसका इलाज हो सकता है वो दो जगह हैं। एक तो यह है कि उस पर तकरीरें की जाएं, उस पर जलसे किए जाएं और एहतजाज किए जाएं। ये जो पहला ऑप्शन है, इसके जरिए से उस कैंसर का जो इंतखाबी निज़ाम को लाहक है कोई इलाज नहीं हो सकता। इसलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हमें हिदायत की और उसके नतीजे में बड़ी लंबी। जी जनाब, ये बड़ी लंबे कष्ट के बाद ये मशीन आ गई है और ये कैंसर का इलाज है। आपको लगता है ये वाकई कैंसर का इलाज है? अब जो बात फवाद चौधरी साहब ने की है ना, वो ज़्यादा अहम है बनिस्बत डॉक्टर बाबर रहमान साहब की। फवाद चौधरी साहब की जो बात है कि 36 शराइत थी इलेक्शन कमीशन की, वो हमने पूरी कर दी है। हमारे नौजवानों ने, जो हमारे नौजवान साइंटिस्ट हैं, उन्होंने वो पूरी कर दी हैं। इसका मतलब है कि जो इलेक्शन करवाने वाला कमीशन है वो मुतमिन हो गया, उसकी सारी जो शराइत है वो पूरी कर दी गई। अब जो डॉक्टर बाबर रहमान साहब कहते हैं कि जी ये एक कैंसर 70 से चला आ रहा है और उसके लिए पता नहीं डॉक्टर्स भी चाहिए और अस्पताल भी चाहिए और तकरीरें भी और जलसे, वो लंबी बात उन्होंने की है। पाकिस्तान में 51 से धांधली का रोना शुरू हो गया था। जो सूबाई असम्बली के इंतखाबात हुए थे और उस वक़्त जो कमिश्नर लाहौर थे उन पर इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने धांधली करवाई है। तो पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन हुए उसमें धांधली पे शोर मचा। नहीं, ये होती भी है या खाली शोर ही मचता है? अब इसमें मुझे एक बात वैसे पसंद आई है उनकी, सलैरिया साहब की, जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमिश्नर हैं। जी, ज़ाहिर है वो राजा फारूक हैदर साहब ने बनाए थे, लेकिन बात उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की है।
उन्होंने कहा जो भी हारता है वो धांधली का शोर मचाता है। हमारे यहाँ शिकस्त तस्लीम करने का रिवाज नहीं है। सही। लोग मानते नहीं है कि हम हार गए। नहीं बरला या साहब, हम ये हार आप सकते बिल्कुल हैं। ठीक कह रहे हैं। और ये ठीक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसका भी हो, कश्मीर का हो या यहाँ का हो, उसकी ये बात उसको कहनी भी यही चाहिए। लेकिन आपका एक दानिश्वर के तौर पे पूरी पाकिस्तान की तारीख पे नज़र है, तो आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन क्या है कि पाकिस्तान के इंतखाबात में हारने वाले सिर्फ झूठ बोल के धांधली का रोना रोते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, या वाकई होती भी है कहीं कोई ना कोई बारीक वारदात की जाती है? देखिए, दुनिया के सब मुल्कों में जहाँ जहाँ भी इलेक्शन प्रोसेस है वहाँ किसी न किसी तौर पर किसी का रास्ता हमवार किया जाता है, किसी का रास्ता रोका जाता है। सही। लेकिन उसमें ये है कि वो जो किरदार है वो 19 को 20 तो बना सकते हैं, 6 को 20 नहीं बना सकते। सही। तो अगर 20 किसी ने बनना है तो उसके लिए भी 19 होना ज़रूरी है। सही। ये नहीं है कि वो 6-7 पे खड़ा है तो वो कहे मुझे 20 बना दो, ये पॉसिबल नहीं है। सही है। तो ये सारी दुनिया में है। मगर ये जो मशीन आई है इसके बाद देखिए जो मुमकिन रास्ते हैं धांधली के वो रुक जाएंगे। यानी हम ये तो नहीं कह सकते कि किसी ने इलेक्शन से पहले पैसा खर्च कर दिया। आप मुझे बताएं कि जो इलेक्शन कमीशन ने रखी हुई है लिमिट, क्या ये MNA MPs उतना पैसा लगाते हैं? नहीं, लिमिट से तो कहीं ज़्यादा लगाते हैं ज़्यादा ना। लगता है। ठीक है ये नहीं। सही है। अब ये नक्श जो है ये इलेक्शन कमीशन का है, वो उनको पाबंद क्यों नहीं करता, वो क्यों नहीं रोकता? ये जो वोटिंग का अमल है उसको बनाने के लिए शफाफ ये मशीन बहुत आला है। ठीक हो गया। इसलिए एक तो इसमें मुर्दा वोट नहीं डाल सकेगा, सही। थंब लगेगा, नादरा का रिकॉर्ड साथ होगा, नादरा के साथ इसको नथी किया जाएगा। तारक मलिक साहब बड़े बासलाहियत आदमी हैं, मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़ा उन्होंने दुनिया में शोहरत पाई है, बड़ा नाम कमाया है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, उनका तो कई ममालिक उनके मरीदान में शामिल हो गए। UN ने उनकी बड़ी तारीफ़ें की और उन्होंने कई प्रोग्राम कामयाबी से चलाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर एक बासलाहियत आदमी हमारे यहाँ मौजूद है और फिर ये जो बासलाहियत नौजवान हैं हमारे जिन्होंने ये मशीन बनाई है जो किसी इंटरनेट की मुहताज ही नहीं। सही है। ये सबसे बड़ा कमाल उन्होंने ये अपोजिशन दिखाया। वाले ये कहते हैं कि इस मुल्क में 6-6, 7-7 घंटे हमारा डिजिटल RTS सिस्टम बैठ जाता है, तो वहाँ क्या तसल्ली है, क्या यकीन दहानी है? इस मशीन को भी आखिर बहरहाल इंसानों ने ही ऑपरेट करना है। तो इस बात की अभी तक हुकूमती तर्जमानों ने बड़ी बढ़ चढ़ के बातें की हैं, इल्ज़ामात की भी बात वो करते हैं, बड़े गुस्से में भी बात करते हैं, लेकिन वो अभी तक अपोजिशन के ये ख़दशात दूर करने में कामयाब नहीं हुए, ये बावर कराने में कामयाब नहीं हुए कि इस मशीन के ज़रिए कोई बारीक वारदात बिल्कुल नहीं डल सकेगी। अब आप सुने अपने मुल्क का किस्सा, अपोजिशन की आपने बात की है, तो RTS सिस्टम का और ये जो मशीन है इसमें एक तो बड़ा फ़र्क है। दूसरा देखिए, जब धांधली पे हो रहा था एहतजाज PDM के प्लेटफार्म से, तो ये गुजर खान से 2 अफराद थे जो एहतजाज कर रहे थे। गुजर खान ही के एक पीर ने उनसे पूछा, एक थे जीतने वाले राजा परवेज़ अशरफ और एक हारने वाले राजा जावेद इखलास, कि आप किसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं? इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में एक सीट से मौलाना फजल रहमान के आदमी जीते, ENP वाला वहाँ हारा और दोनों धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे। तो अब वो एहतजाज जीतने वाला भी कर रहा था, वो किसके ख़िलाफ़ कर रहा था? अब ख्वाजा आसफ साहब की बात तो पूरी दुनिया को पता चल गई, बेनकाब हो गई। तो गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ जो मैंने पहले अर्ज़ किया ना, हम शिकस्त तस्लीम नहीं करते। सही।
हमारे यहाँ माना नहीं जाता कि नहीं मैं नहीं हार सकता। आपकी तवज्जो थोड़ी सी पीछे ले जाता हूँ, थोड़ी सी याद दहानी और करवाता हूँ, पिछले टेन्योर में चले जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म, आजकल के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, 4 हल्के, 40 हल्के, इतने पोलिंग स्टेशन, इतने ये वो, बहुत शोर। इससे पहले हमने देखा, पहले लोग शोर शराबा करते थे, रोला रप्पा डालते थे, धांधली की बात किया करते थे, लेकिन इतना एहतजाज, इतना मुनज़्ज़म तहरीक नहीं चलाते थे जो जिस तरह जनाब इमरान खान ने चलाई। तो क्या लगता है इनको भी वाकई धांधली का सामना करना पड़ा था, या उस वक्त भी जैसे आजकल अपोजिशन ऐसे शोर शराबा डाल रही है, ये भी हार गए थे तो शोर कर रहे थे? देखिए, पाकिस्तान में उससे भी पहले ज़रा मैं आपको ले जाऊं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ इनका मुकाबला होता था, जो उनके मुखालफिन थे। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बड़ी पढ़ी लिखी और मस्बत सोच की खातून, बहुत से हरबों से नावाकफ़, लेकिन वो क्या करती थी कि बाद में धांधली पे वाइट पेपर शाया करती थी। अच्छा, ये जो मुखालफिन थे ये कहते थे ठीक है वाइट पेपर शाया कर दिया है, ओके सही, एक दिन की खबर है, खुदा हाफिज़। ठीक है। इमरान खान साहब जो उनके एहतजाज की आपने बात की, उन्होंने देखिए मुतलका जितने दरवाजे थे वो खटखटाए। पहले एहतजाज से पहले वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास गए, वो इलेक्शन कमीशन के पास गए, वो हाई कोर्ट के पास गए, वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए। जब उन्हें सारे दरवाजे बंद मिले, हालांकि उनका मुतालबा ये था कि 4 हल्के खोले जाएं, और फिर वो 4 हल्के खुले और साबित हुआ कि वहाँ धांधली हुई, री इलेक्शन हुए, ज़िमनी इलेक्शन हुए। अब जब इलेक्शन हुआ तो उसी शख्स ने ओपनली कहा कि अपोजिशन जो हल्का कहती है हम खोल देते हैं। तो इसका मतलब है कि वहाँ कहीं ना कहीं चोर था दिल में, तो यहाँ नहीं होगा। जो बंदे ने ओपनली कहा कि हाँ, जो हल्का कहते हैं हम खोल देते हैं। तो गुजारिश ये है कि धांधली पे उससे पहले शोर ज़रूर मचता था, लेकिन एक आध दिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, बाकायदा एहतजाज करना इमरान खान ने सिखाया, जो मौजूदा अपोजिशन को नहीं आ रहा। सही है जी, बिल्कुल। धांधली के मामले पे बाकायदा एहतजाज जनाब इमरान खान ने किया और फिर उन्होंने साबित भी किया और उसमें उन्होंने कामयाबी भी हासिल की। लेकिन अपोजिशन जो है वो उस तरह मुतल्लिका फोरम्स को, मज़हर बरला साहब का कहना है कि उस अंदाज़ में खटखटाने में नाकाम हो गई है, या ये बावर कराने में नाकाम हो गई है कि उनके साथ वाकई कोई धांधली हुई है, या इलेक्शन या सिलेक्शन की वो जो इस तरह की बात करते हैं ऐसा कुछ हुआ है। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है वो लगाई जा रही है और काम किया जा रहा है इस हवाले से। परसों वो मशीन लग जाएगी और उसके बाद फिर आगे देखेंगे अपोजिशन वाले क्या कहते हैं और हुकूमत वाले क्या कहते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ना है। आपको पता है पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के इंतखाबात हो रहे हैं और उन इंतखाबात में बड़ा कांटेदार मुकाबला मुतवक्की है, और जो इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के चेयरमैन जनाब जावेद सलीम कुरैशी साहब। 3 साल से वो वहाँ बरसर इक़्तिदार हैं। उनको हमने टेलीफोन लाइन पे जहमत दी है। जनाब जावेद सलीम कुरैशी साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। ये आपके कुछ इंतखाबात हो रहे हैं और आप 3 साल से ये ज़िम्मेदारी संभाले हुए हैं, तो मैं बसात माजरत किसी लगी लिपटी के बगैर आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप पर इल्ज़ाम है आपने 10 अरब रुपए जमा किए थे फलाह बहबूद के लिए, लेकिन आपने खर्च नहीं किए। जावेद सलीम कुरैशी साहब, क्या कहेंगे आप इस पे? जी देखें, कि जो मुझे सोचता इस वक्त उसको इस बात का पता होगा कि पैसे जो होते हैं ना जोड़ना मुश्किल होते हैं, खर्च करना तो आसान होता है, वो तो जाहल भी खर्च कर लेते हैं। सही। ये जो 10 अरब रुपया हमने इकट्ठा किया, बुनियादी तौर पे हमारे लास्ट मैनिफेस्टो का पॉइंट था कि हम टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन बैंक बनाएंगे। ठीक है। जब मैं दरख्वास्त लेके गवर्नर स्टेट बैंक के पास गया तो उन्होंने कहा कि इसके साथ 10 अरब का डिपॉजिट लाएं।
एंड देन वी मेक द मैनेजमेंट, सही। और उस मैनेजमेंट के जरिए आज पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के पास 10 अरब है। जबकि जब मैं गया हूँ वहाँ पे, मैं 39 साल बाद गया हूँ, 39 साल पहले 10 चेयरमैन वहाँ पे रहे हैं, सही है। और जाते हुए लेस देन 1 बिलियन छोड़ के गए थे 39 साल के अंदर। और मैंने 6 साल के अंदर 10 बिलियन के रिजर्व तैयार किए, 10 अरब रुपया। जी जी बिल्कुल। ये एक मैनेजमेंट की बात है, और इसके लिए सामने मैनेजमेंट ये नजर आ रही थी कि हमने एक बैंक रन करना है, टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन बैंक। ठीक है। पाकिस्तान में इस वक्त ये जो बैंक है, ये नॉर्मल बैंकों की तरह बैंक नहीं आ रहा, सही। बल्कि इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टाइल। आप ये कॉपी भी कह लेना या स्टाइल कह लें, इससे चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक उसकी कॉपी है, ठीक जो है। दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है। जो एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करता है, जो इनोवेशन को इनकरेज करता है, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इनकरेज करता है, जो मतलब दुनिया में जो कुछ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बन रही है उसके लिए प्रायोरिटी इसके पास लोन अवेलेबल होते हैं। ठीक है। तो हम भी समझते हैं कि जब तक पाकिस्तान में इंजीनियरिंग कोर्स और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जब तक आप प्रमोट नहीं करेंगे, पाकिस्तान खुशहाल नहीं हो सकता। सही है। आज दुनिया के अंदर आप ताइवान की इकोनॉमी देख लें, आप वियतनाम चले जाएं, आप हांगकांग चले जाएं, आप मलेशिया चले जाएं, आप चाइना चले जाएं, तो इन इकोनॉमी में जो इस वक्त $100 बिलियन से ज्यादा की एक्सपोर्ट्स कर रही हैं, ये सारी इंजीनियरिंग गुड्स कर रही हैं। पाकिस्तान इस वक्त $23 बिलियन में फंसा हुआ है। बांग्लादेश जो 70 में हमसे अलग हुआ है, आज वो 50 बिलियन क्रॉस कर चुका है। ठीक हो गया। तो ये सारा काम सिर्फ इसलिए हो रहा है कि इस मुल्क के ऊपर अनपढ़ लोग हमने बैठाए हुए हैं, टैक्सेस के लेवल के ऊपर। कुरैशी साहब गुजारिश ये है, मेरा नाम मज़हर बरलास है, और मैंने आपसे ये पूछना है कि आपने एक तरबेला टनल 4 की इंक्वायरी कराई थी, इन्वेस्टिगेशन हुई थी, तो उसमें क्या चक्कर था? वही चोर आज आपके मुखालफ बने हुए हैं, वो तो ज़रा कौम को वजाहत कर दे कि वो क्या मसला था। देखिए, जो इस वक्त लाहौर से कैंडिडेट खड़ा किया, जो कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन पाकिस्तान की तरफ से कैंडिडेट, और तरबेला 4 की प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंक्वायरी तजवीज़ की थी, और उस इंक्वायरी में कम्प्लीटली वो जिम्मेदार है कंपनी, जिसका वो चेयरमैन है और जिसके वो कंटेस्ट कर रहा है। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, इससे 100 मिलियन प्लस का फ्रॉड है इसके अंदर, जो कि किया गया है, और रिपोर्ट बना के हमने साइन करके भेजी है। अब ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का काम है कि उस रिपोर्ट को देखे और उसके मुताबिक इसके खिलाफ एक्शन ले। इसने यहीं पे खराब नहीं किया काम, ये BRTB का भी कंसल्टेंट यही है। सही। जो आपको बाकी मुझे तफसील बताने की जरूरत अच्छा, गोया कुरैशी साहब, आप ये कह रहे हैं कि 100 बिलियन की चोरी करने वाला बंदा जो है वो उम्मीदवार बना हुआ है। जी हाँ, वो इलेक्शन, ऐसे ही लोग इलेक्शन लड़ते हैं जी। अच्छा, बहरहाल मैं तो कुरैशी साहब माजरत चाहता हूँ, पता नहीं इस इंटरव्यू के बाद आपके और हमारे सलाम दुआ भी रहती है कि नहीं, लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने बड़े वादे किए थे कि बेरोज़गार इंजीनियर्स को आप नौकरियां देंगे और बड़ी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, और मैं बदकिस्मती से जब और हम और आप और मैं बात कर रहे हैं तो सूरत हाल तो बहुत बदतर हो चुकी है, बेरोज़गारी और बढ़ गई है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, लेकिन मुझे इंजीनियर ने चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल मुंतखब करके भेजा था जी, और चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इख्तियारात जो होते हैं वो एक लिमिटेड इख्तियारात होते हैं, लेकिन मैंने उस लिमिटेड इख्तियारात के अंदर भी आज मेरे पास, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि 18,000 इंजीनियर के अंगूठे लगे हुए हैं, सही, जिनको मैंने एम्प्लॉयमेंट दी और फ्रेश इंजीनियर सुपरवाइजर लाइसेंस जारी किया और 6,720 फ्रेश इंजीनियर को नौकरियां दी। ठीक है। तो ये 24,000 इस वक्त एनुअली जॉब दिए जा रहे हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से। ठीक है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त 60-70 हजार इंजीनियर बेरोजगार है, और जब ये 24,000 की हम बात करते हैं तो ये बड़ा एक छोटी सी फिगर है, लेकिन हम इसको फर्दर प्रमोट करने के लिए जो आपने 10 बिलियन की बात की है पहले, इसके ऊपर मुझे 80 करोड़ रुपया एनुअल प्रॉफिट मिलेगा। आप उस प्रॉफिट को हम इन इंजीनियर्स के लिए आगे लेके जा रहे हैं।
सही। और इनको इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर लेके आ रहे हैं। ठीक है। और पाकिस्तानी काउंसिल प्लस इंडस्ट्री, हमारा चैम्बर से FPCCI से इल्हाक हो चुका है, MOU साइन हो चुके हैं। ठीक है। दोनों मिलके 50% पाकिस्तानी काउंसिल उनको पे देगी और 50% जो है वो इंडस्ट्री देगी। और इस तरीके से 6 माह की हम इनको इंटर्नशिप देंगे जो यूनिवर्सिटी से निकलेंगे इंजीनियर। और ये पूरा एक पॉलिसी शिफ्ट हो रही है। अगर डॉक्टर जो है वो हाउस जॉब करता है वहाँ पे जाके और उसको हाउस जॉब के लिए स्टाइपेंड मिलता है, तो इंजीनियरिंग साइड पे ऐसी कोई बात नहीं थी। हम एक नया कल्चर डेवलप करने लगे हैं। जी जावेद सलीम कुरैशी साहब, आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि यहाँ एक वक्फा लेना है और वक्फे के बाद फिर हम आपसे बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे सवालात बाकी हैं, क्योंकि आपने काफ़ी सारे वादे किए थे। हम उन वादों के ऐनी शाहिद हैं, लेकिन हमारा ख्याल है कि बदकिस्मती से आप वो वादे पूरे नहीं कर सके। आपने आखिर वो वादे क्यों नहीं पूरे किए, आपको आज GTV के इस फोरम पे, रेड जोन पे ये बताना होगा। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले आप देख रहे थे कि हमारे साथ जावेद सलीम कुरैशी साहब मौजूद थे। अभी भी वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम बहुत सारे कुछ सवालात हैं जिनके उनसे हमने जवाबात लेने हैं। जावेद सलीम कुरैशी साहब, आपने बात की कि वो कुछ नए बच्चे जो आएंगे उनकी इंटर्नशिप की बात की, इस हवाले से आपने बड़ी तफसीली बात की थी, मैं वो बातें दोहराता नहीं हूँ। तो उस वक्त एक सवाल मेरे जहन में पैदा हुआ कि आपने तो एक वादा किया था इंजीनियर अकेडमी बनाने का, उस वादे का क्या हुआ? सर, उस वादे का ये हुआ है कि 85 कनाल जगह जो है इस वक्त पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल AJ के गवर्नमेंट से खरीद चुकी है और ये मुजफ्फराबाद से 4 किलोमीटर पहले ऑन द मेन रिवर के ऊपर जो है वो हमारी इस वक्त बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे जो जगह हमने खरीदी है। Good. और इंशाल्लाह ये एकेडमी जो है बननी शुरू हो जाएगी जैसे ये नए हमारे लोग आएंगे। और ये मुकाम हमने इसलिए चुना है कि ये सेहत अफजा मुकाम है और पूरी दुनिया से जो मेंटोर आने हैं जिन्होंने लेक्चर देने हैं यहाँ पे, वो जब यहाँ आएंगे देखेंगे कि हमारे AJ के गवर्नमेंट कैसी है, AJ के में रहन सहन कैसा है, तो हम एक इंटरनेशनल स्पोक्समैन भी होंगे पाकिस्तान के आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो गवर्नमेंट है कि किस तरीके से फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है एंड इट इज़ राइट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। और इंशाल्लाह ये अकेडमी हमने इसलिए बना रहे थे कि जो अनपढ़ लोगों ने अपनी एकेडमी ब्यूरोक्रेट्स ने बनाई हुई है और वो हमेशा हमें कहते थे जी हमें प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी करते हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी अच्छी होगी। ये कौन से काम है भैया आप जो करते हैं? ये काम भी हम अगर ये हमारे जो इंजीनियर निकलते हैं यूनिवर्सिटियों से, ये टॉप टैलेंट होता है। आप अगर 6 माह में काम करते हैं ये 6 दिन में सीख लेंगे। तो हमने इनकी इस शर्त को पूरा करने के लिए एकेडमी बना रहे हैं और इंशाल्लाह हमारे इंजीनियर इस वक्त जब ये एकेडमी बन जाएगी तो ओवरऑल ये सारी एक्सरसाइज शुरू होगी इंजीनियरिंग कम्युनिटी के अंदर। तो जिन चीज़ों में हम लैग कर रहे हैं वो भी पूरा कर लेंगे। और लेकिन कुरैशी साहब, माजरत के साथ, आपके दौर में यूनिवर्सिटियां खोली गई किराए की इमारतों में, इंजीनियर्स की सप्लाई तो बढ़ गई है लेकिन कोई मांग में कमी होती चली जा रही है। ये क्या है मसला, इसको कैसे बैलेंस करेंगे? खुदा के लिए ये मेरे दौर में नहीं खुली, मैंने तो आगे कानून बनाया। मुझसे पहले जो फरिश्ते यहाँ पे थे जो 10-10, 15-15 साल लगा चुके हैं और इस वक्त जो हमारे 2 मुखालफिन के पैनल हैं उनके अंदर घुसे हुए हैं। अच्छा, ये दोबारा ये सिस्टम लाना चाहते हैं। अच्छा, मैंने तो जो नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी थी उसको बंद किया और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे और शहबाज शरीफ साहब उसके चीफ मिनिस्टर थे। मेरे पास वाइस चांसलर आया इनकी यूनिवर्सिटी का लाहौर में और मुझे कहा कि अगर आपने हमें ना खोला तो सुबह मैं राइवल रोड बंद कर दूंगा। अच्छा, और जब मियाँ साहब दफ्तर जाएंगे तो खुद ही फैसला कर लेंगे। मैंने कहा करो कुरैशी साहब की बंद। कुरैशी साहब एक और सवाल है। साहब ने बुलाया और मैं आज उनकी इस बात पे तारीफ करता हूँ कि मुझे जब मैंने पूरी स्टोरी बनाई कि ये कमी पेशी है इन्हें के पूरा करें, उन्होंने कहा जी बिल्कुल चेयरमैन PG ठीक कहते इसको पूरा करो फिर खुलेगी। कुरैशी साहब एक दो सवालों के जवाब दे दीजिए। कुरैशी साहब, सॉरी आपकी बात हम काट रहे हैं बार बार, लेकिन ये सवाल बड़े ज़रूरी हैं। एक तो हमें हमारे इल्म में ये बात आई है
कि कहीं ना कहीं किसी न किसी सतह पर सरकारी मुदाखलत हो रही है, वो आप वजाहत कर दें। दूसरा, अगर आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, आपने इतने अच्छे काम किए हैं, तो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा है? सर देखें, नंबर 1 ये तो आप यकीन करें कि मैंने 15 का इलेक्शन भी हमने कंटेस्ट किया, मैंने किया, 18 का भी किया। 15 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट पीपल पार्टी के थे। 18 के अंदर मियाँ साहब की गवर्नमेंट थी और मियाँ साहब में भी ऑपोजिशन लीडर कादर शाह साहब थे और खुर्शीद शाह साहब के बड़े भाई थे। पीपल पार्टी भी इकट्ठी थी, नवाज लीग भी इकट्ठी थी। हमने इन दोनों के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। हमें जो हमारे इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट थे उन पे प्रेशर आया, लेकिन जो प्रेशर इस वक्त आ रहा है ना, यकीन करें कि इससे पहले दोनों गवर्नमेंट की तरफ से हमें नहीं आया। अच्छा। आज चीफ सेक्रेटरी साहब तमाम सेक्रेटरीज को चिट्ठी लिखी है, उनसे लिस्टें बनवा रहे हैं कि जनाब आपके जहाँ जहाँ जो इंजीनियर हैं उनका पीसी का नंबर लिख के भेजें, कहाँ पोस्टेड है उनका मोबाइल नंबर दे। कुरैशी साहब, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आपने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है चीफ सेक्रेटरी पे। कौन से सूबे का चीफ सेक्रेटरी पे आप बात कर रहे हैं? चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने लेटर लिखा है और लिस्टें मंगवाई हैं, इस हद तक मुदाखलत कर रहे हैं खाली छोटे लेवल के एक इंजीनियर्स के इलेक्शन में। हाँ, ये छोटी सी बात है जी। अच्छा, मतलब है कि हमें लड़ने दें। अगर उनका पीटीआई का एमएनए कराची से इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई बात नहीं है, ये एक प्रोफेशनल अदारा है, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। सही है। लेकिन जो रियासती जबर और रियासती जो मतलब है कि क्या कह रहे हैं, अपनी रियासत की ताकत जो है तो छोटे से अदारे पे यूज करने की क्या जरूरत है? बल्कि रियासती की बजाय आप सरकारी कहें। रियासती ताकत ही है ना जी। देखें, मैंने तो आपको कंपैरिजन किया कि 15, 18 और 21 के मुकाबले का ये फर्क है। चलें, ठीक है, सही हो गया। लेकिन मुझे आपसे एक दो और बातें भी पूछनी है। आपने टेक्निकल अलाउंस का वादा किया था, वो किधर गया? सर देखें, टेक्निकल अलाउंस ये मेरा ब्रेन चाइल्ड है। सही। मैंने हुकूमती सतह पे आके इसके लिए इसको मनवाया। कुरैशी साहब, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है, जरा तेजी से वाइंड अप कर दीजिएगा। जी जी, मैं कहता हूं कि हमने पहले इस वक्त टेक्निकल अलाउंस केपीके में मिल रहा है, पंजाब के अंदर आल प्रोविंशियल अदारों में मिल रहा है और वहां पे आके प्राइम मिनिस्टर अली मोहम्मद साहब ने असेंबली में बजट में स्पीच की कि तमाम फेडरल अदारों को दिया जाएगा और हम इसको मानते हैं। ये हमारा प्राइम चाइल्ड है। इससे पहले किसी ने डिमांड नहीं की। ठीक है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये इंशाल्लाह जब हम आगे बढ़ेंगे तो हर इंजीनियर को, पाकिस्तान के हर इंजीनियर को जो है वो टेक्निकल अलाउंस मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मसर बरलास साहब, मैं तो हैरान हो गया हूँ इनकी इस बात पे कि पंजाब का चीफ सेक्रेटरी इतनी मुदाखलत कर रहा है ये इंजीनियर्स के इलेक्शन में, पीसी के इलेक्शन में। यार, जो पंजाब का वज़ीर आला है ना, वो जब उसको तवक्को नहीं थी ना पहले वज़ीर आला बनने की, वो लाहौर में एक इंजीनियर के घर आया था। सही। अच्छा, मेरा हम नाम है वो इंजीनियर। अच्छा। तो उस इंजीनियर के घर आके तो उन्होंने कहा कि यार मुझे तो पता नहीं कोई हॉस्टल में कमरा भी मिले या ना मिले, ये तो तगड़े हैं जो एमपी हैं वो काबू कर लेंगे। तो मैंने कभी कभी आना है इजलास में तौसा से, तो मेरे लिए एक कमरा अपने घर में रख लेना। सही है। तो फिर वो वज़ीर आला बन गए। फिर वो इंजीनियर जो है ज़ाहिर है वो इनका दोस्त है एक, तो फिर उसको एलडीए में भी रखा और पता नहीं किधर किधर। सही हो गया जी, बिल्कुल जी। अजीबो गरीब किस्म के इंकशाफात हैं और वो जिस दौर में हमें तो तवक्कुआ थी कि जमहूरी रवायात की पासदारी की जाएगी, क्योंकि जमहूरी रवायात का भाषण सुनने को बहुत ज़्यादा मिलता है इस दौर में। और अगर यहाँ छोटी छोटी तंजीमों और छोटे छोटे इदारों के इंतखाबात में इस तरह मुदाखलत की जाती है तो ये तो बहुत ही अफसोसनाक है। आज इतनी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।